May I come in, sir? Please come. May I sit, sir? Thank you, sir. Good evening. Good evening, sir. कंफर्टेबल? आपका माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है, चूंकि आप सिविल इंजीनियर हैं? सर हिंदी है, सर। हिंदी है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दें, जिस पे साक्षात्कार आगे बढ़े। सर मेरा नाम विपिन दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि में और उसके पश्चात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से संपन्न हुई है। मैंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। मेरी हॉबीज़ में सर डायरी लिखना और बैडमिंटन खेलना, लोकल रूरल गेम्स में भी मेरी अभिरुचियाँ हैं। ये जितना आपने परिचय दिया, ये सारा डेफ में भी मेंशन है शायद ना? कुछ और बताना चाहेंगे जो डेफ में इजाज़त नहीं थी, डेफ एक स्ट्रक्चर्ड उसमें है, इसके अलावा कुछ ऐसी बात जो आपने महसूस की हो, कुछ ऐसा अचीवमेंट या अपने बारे में कोई भी ऐसी बात जो आप बोर्ड को बताना चाहें, हम वो मौका देते हैं आपको। तो कुछ ऐड करना चाहेंगे या इनफ है डेफ? नहीं सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि सर जैसे अचीवमेंट में सर मैंने 10th और 12th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ मिर्ज़ापुर का सर। और उसके पश्चात मैं जब अपने क्षेत्र से सर NIT से एडमिशन लेने वाला पहला स्टूडेंट रहा हूँ। इसके पश्चात जब मैं सर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में गया तो डॉक्टर ST थोराट सर जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे मतलब कुछ उन छात्रों में से हो जिन्होंने मतलब जो नक्सली क्षेत्र से आते हैं और वहाँ से आकर के इस जो गुणवत्तापूर्ण संस्थान में आपने एडमिशन लिया है सर। चलिए, क्या मिर्ज़ापुर नक्सली क्षेत्र में आता है? जी सर, अभी गृह मंत्रालय ने उसे नक्सली क्षेत्र में दर्जा दिया। अभी जो लेटेस्ट उसमें सोनभद्र के अलावा मिर्ज़ापुर को भी शामिल किया है? जी सर, सोनभद्र भी है, वहाँ उससे लगता हुआ एक जिला और है सर चंदौली, वो भी है, और मिर्ज़ापुर भी। अच्छा, अभी जैसे आपने अचीवमेंट और इतनी अच्छी बात की कि अपने गांव से पहली बार NIT उत्तराखंड जाने वाले आप हैं, इतनी बढ़िया पढ़ाई की, और आप जब गए होंगे तो सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, उसके बाद सोचा होगा कि माँ बाप का कार्यभार लें, नौकरी करें और अच्छा कुछ सबको संभालें। फिर आपने देखा कि 18 से अभी आप नहीं कुछ कर रहे हैं, शायद आप प्रिपरेशन में आ गए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो की, अब उसके हिसाब से आप प्रोफेशन नहीं अपना रहे हैं, बल्कि एक जर्नलिस्ट बनने की ओर आ रहे हैं, एक सिविल सर्विसेज को अपना रहे हैं? व्हाट कंपेल्ड यू, व्हाट अट्रैक्ट्स यू? सर सिविल सर्विसेज के लिए सर मेरी जो प्राथमिक जब मेरा बचपन जो था सर और उसके बाद का जो समय था, मेरे दादाजी ने सर मुझे हमेशा मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज के लिए, IAS बनने के लिए। मुझे उस समय सर सिविल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी वो कहते थे कि IAS बनने हैं, IAS बनते हैं। IAS जो होता है उससे जो सोशल स्टेटस होता है, जो प्रेस्टीज होती है, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे वर्क करने का मौका मिलता है, उस समय मुझे आइडिया नहीं था सर। जब मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में गया तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि सिविल सर्विसेज क्या होता है सर। उसके बाद सर 11th-12th में जब मैं था तो मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा सर, और जो मेरे वहाँ पे गुरुजन थे उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि अभी तुम्हें स्टेबिलिटी के लिए BTech कर लेना चाहिए, क्योंकि सर BA में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब जॉब के प्रोस्पेक्टिव से सर वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो सर मैंने वहाँ से फिर ग्रेजुएशन की, उसके पश्चात सर मैं सिविल सर्विसेज में चूँकि आ गया। अच्छा, आप सिविल सर्विसेज जब कहते हैं, और इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग की ओर से आए हैं आप, जब हम सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं तो पुल देखते हैं, इमारतें बनती देखते हैं, सड़कें बनते देखते हैं। जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो लोगों के लिए काम करना होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई सिविल है, सर्विसेज फॉर सिविलियंस। पर उसमें क्यों सिविल इंजीनियरिंग? व्हाट इज सिविल इन दैट इंजीनियरिंग? हम उसको सिविल इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? सर सिविल इंजीनियरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सर वो बेसिकली वो भी सिविल प्रोस्पेक्टिव से ही होता है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं सर, उसमें भी सिविल प्रोस्पेक्टिव से इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज होता है सर, उसमें हमारा बेसिक ध्यान ये होता है जनता से संवाद, जनता की समस्याएं। और वहाँ भी अगर हम देखें तो जो सड़कें बनती हैं सर, जो इमारतें बनती हैं, जो पुल्स बनते हैं, जो डैम्स बनते हैं, वो भी जनता की यूजेस के लिए होती हैं, इसलिए सर सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। अगर हम किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच को देखें तो लास्टली जनता के लिए ही आता है, यूज के लिए। आप किसी भी देखिए, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को देखें, E&E को देखें, मैकेनिकल को देखें, मशीन बनती है अंततः उसके लिए। लेकिन उसी एकमात्र इंजीनियरिंग के ब्रांच है, हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्यों नहीं कहते? हम उसको केवल रोड इंजीनियरिंग या अलग अलग नहीं कहते?
थोड़ा और इसको डिफाइन कीजिए, व्हाई दिस इज सिविल, व्हाट इज सिविल इन सिविल इंजीनियरिंग? जी सर जैसे आप कह रहे हैं कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर इंजीनियरिंग कह सकते हैं सर, जैसे उसमें अदर ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है सर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो ये सर उसके जो क्राइटेरिया, जो उसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उन सबको मिला करके इसको सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो किताबों में है सिविल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, अभी जब बिल्डिंग बनी होगी 20 साल पहले, इसका स्ट्रक्चर कुछ और इसके लिए सामग्री कुछ और होगी। अब अगर मान लीजिए दिल्ली में जहां आप बैठे हुए हैं, यहां पर आपको बिल्डिंग बनाने का एक प्रस्ताव आता है, तो आप किस तरह की बिल्डिंग प्रस्तावित करेंगे? और वो रिहायशी है, वो लोगों के रहने के लिए है, मान लीजिए 3 फ्लोर बनाना है, तो क्या अंतर करेंगे जिससे हम आपकी इस सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ों को समझें और ये भी देखें कि आप भविष्य से भी अवगत हैं? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सर यहाँ पे अगर दिल्ली में डिज़ाइन करना हो, तो चूँकि ये सिस्मिक 4 जोन में आता है, तो मैं अर्थक्वेक को कंसीडर करूँगा, क्योंकि अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, तो उसको मैं कंसीडर करते हुए यहाँ की डिज़ाइनिंग करूँगा। दूसरी बात सर ये है कि सर ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नया नया इमर्ज हुआ है और नई तेज़ी से चल रहा है सर। तो चूँकि यहाँ की जो एयर पॉल्यूशन है, अदर पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम है, तो अगर मैं सर यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा तो ग्रीन बिल्डिंग की तरफ मेरा फोकस रहेगा कि जो वेस्ट में 3 कंपोनेंट बताइए ग्रीन बिल्डिंग के क्या हैं? सर एक तो जो वेस्ट मटेरियल है या जो लोकल मटेरियल है उसका यूज़ किया जाए पहला। दूसरी बात ये है सर कि जो उसका डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया जाए कि जो उसकी हीट मतलब जो लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है सर, और जो एयर की रिक्वायरमेंट है, जैसे सर कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट से कंप्लीट हो जाए। और कोई सर और इसमें सर वेस्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लिमिटेड हो, जो सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है सर वो लिमिटेड हो। अच्छा, आजकल बड़े सारे, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग कहा गया, एक नया रेवोल्यूशन आएगा, कैसे? सर नैनो टेक्नोलॉजी में सर हम माइक्रो स्टडी करते हैं कि उसको 10⁻⁻⁹ पे जा करके उसकी स्टडी करते हैं। अगर हम जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कंक्रीट है या सर सीमेंट है, उसको हम उस लेवल पर जा करके समझें और उसके बाद की डिज़ाइनिंग करें सर, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, तो सर उससे नैनो टेक्नोलॉजी का वहाँ भी यूज हो सकता है। अभी बड़े सारे लेख आए हैं कि अब बिना सीमेंट के घर बनेगी, बिना सीमेंट की इमारतें बनेंगी, और इसको लेकर जो भविष्य देखा जा रहा है, और तब जाकर जो चिंताएं आप सिस्मिक जोन और इसकी बात कर रहे हैं, तब वो कुछ रोका जा सकता है। कैन यू इमेजिन ए बिल्डिंग विदाउट सीमेंट? सर सीमेंट एक एडिटिव मटेरियल्स होता है। अगर सीमेंट की जगह, जैसे सर पहले जो घर बनते थे, जो कच्चे घर बनते थे, उसमें सर गोबर का या मिट्टी का यूज़ किया जाता था, और वो भी सर टिकाऊ होते थे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि सर जो बिल्डिंग जो जॉइंट करने के लिए मटेरियल, जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हो, वो किसी और भी प्रोडक्ट से आ सकता है सर। ये तो पुराना हो गया, नया कुछ ऐसा देख रहे हैं कि सीमेंट से भी ज़्यादा उसकी पकड़ मजबूत हो, एडिटिव मैटर ज़्यादा, जिसको लेकर संभावनाएं, जिसके कारण मैंने एक क्वेश्चन पूछा। भाई पहले चूना गारा था, आप देखें अगर मध्यकाल में तो सारी उसी से आती थी। अभी आगे के भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐसे मटेरियल के बारे में सुना है? अच्छा, स्मार्ट मटेरियल क्या है? व्हाट इज स्मार्ट मटेरियल? सॉरी सर, स्मार्ट मैटर, स्मार्ट मटेरियल नहीं सुना। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, केवल एक चुनना हो, तो क्या चुनेंगे? सर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, आप इस देश के विधि विधाता बन गए और आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की सारी ताकत आप में है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी? कैसे इस समस्या का निराकरण करेंगे? सर अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के सर एक तो मेरे तात्कालिक एक कदम होगा और एक दीर्घकालिक कदम होगा। सर तात्कालिक कदम ये होगा कि MSMEs जो हैं, जो सभी क्षेत्रों में है, उसमें सर पार्टिसिपेशन बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल दिया जा रहा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो जाए सर, चाहे शहरी क्षेत्र हो जाए, अगर वहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है सर, जैसे मनरेगा है, मनरेगा में पार्टिसिपेशन जब बढ़ गया एक बार, तो जब पार्टिसिपेशन बढ़ गया, उसने कहीं ना कहीं गरीबी को दूर किया सर, अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं उसने दूर किया। तो मैं तात्कालिक रूप से तो ये कदम उठाऊंगा सर। दीर्घकालिक कदम अगर मैं देखूं सर, तो मैं इन्वेस्टमेंट के साथ सर क्वालिटी एजुकेशन को मैं प्रमोट करूंगा कि क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, जिससे लोग क्या करें कि रोजगार आकांक्षी ना बने, रोजगार प्रदाता की तरफ मूव करें। आपको लगता है एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल डेवलपमेंट? इसके लिए आपने एजुकेशन की बात की,
इस देश की यही खामियां रही, हमारी एजुकेशन पॉलिसी की शायद यही खामी रही, हम स्किल पर नहीं ध्यान देते। हम वही किताबी शिक्षा और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन भी बोलते हैं तो उसकी बात करते हैं। आपने कभी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचा कि स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा इस देश के लिए? सर स्किल डेवलपमेंट मेरे अनुसार सर एजुकेशन का ही एक पार्ट है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें स्किल डेवलपमेंट अपने आप सम्मिलित हो जाता है। जैसे सर जो नई शिक्षा नीति 2020 की है, उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं उनको उसके साथ साथ स्किल भी प्रोवाइड किया जाए। तो सर स्किल एजुकेशन, अब जैसे देखिए हमारी परंपरा, आप जानते हैं भारत जो एक प्राचीन काल है उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। और होता क्या था कि परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, ग्रैंडफादर ने जो किया वही फादर ने किया, फादर ने किया जो सन ने किया, सन ने किया ग्रैंड सन ने किया, ग्रैंड ग्रैंड सन ने किया, और वो पूरा परंपरा से वो सीढ़ी पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ वही करती थी। और वो जो उनकी कलात्मकता होती थी वो कोई बाहरी कोई सिखा नहीं पाता था। लेकिन अब वो कोई काम करना नहीं चाहता। अब कृषि ले लीजिए या जुलाहे का काम ले लीजिए, बढ़ई का काम ले लीजिए, अब वो आके कुछ और करना चाहता है, शहर में आके रिक्शा चलाएगा। कहीं ना कहीं क्या हमने इस परंपरा को अगर और लिबरेज किया होता, इसे और बेहतर किया होता, तो आपको लगता है ये आने वाले समय में हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा क्या कि परंपरावादी चीज़ों को नई चीज़ों से जोड़ते हुए, आधुनिकता से जोड़ते हुए अगर आगे बढ़ाया जाए तो हम फिर से एक्सीलेंस कर सकते हैं हासिल? सर इसमें मैं कुछ बातों से आपके सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमति रखता हूँ सर। जैसे सर जो जुलाहे हैं उनके बच्चे जुलाहे हैं, फिर उनके बच्चे जुलाहे हैं, ये ठीक है सर कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में उन्हें अपने चयन की आज़ादी होनी चाहिए सर कि वो किस काम को वो तवज्जो देना चाहते हैं। रही बात सर आधुनिकतावादी की, तो वो आधुनिकतावादी ज़रूर लाना चाहिए कि नए नए स्किल्स क्या क्या हैं, वर्ल्ड की इस समय जो वर्ल्ड की डिमांड क्या है, जो टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, वो उसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन जॉब सर मतलब काम जो है सर वो किसी जगह पर एक जॉब है, मैं एक सिचुएशन पूछता हूँ, एक जगह बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उस चीज़ को अच्छा माना जाता है, वहाँ आप जाते हैं तो आपका जो स्तर है वो 3rd लेवल का है। दूसरी जगह जाते हैं उस काम को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वहाँ आपका लेवल एक्सीलेंट है, टॉप पे है। किसका चयन करेंगे? सर वो जो काम के सर नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि काम का नेचर कैसा है सर। उसमें दोनों में अगर काम दोनों अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं, तो सर जहाँ मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मैं वहाँ पे काम करना अधिक पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ से सर मैं कंट्री के लिए और समाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ बजाय दूसरे के। तो सर वहाँ पे मैं अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाऊँगा और समाज के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, जैसे अभी एक शब्द आ रहा है डेमोसाइड। व्हाट इज डेमोसाइड? सॉरी सर। अभी हम एक तरफ जब रिपोर्ट्स देखते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हमारी रैंक बहुत अच्छी आती है, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं हंगर इंडेक्स में, जब हम देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो साजिश है, आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। और इससे संशय होता है कि हमें किस चीज़ को सही में एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये ग्लोबल इंडेक्स जो आते हैं या रिपोर्ट आती हैं, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं और इससे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? सर जो मैक्सिमम सर इंडेक्स जारी किए जाते हैं सर, वो वेस्टर्न सोसाइटी के द्वारा जारी किए जाते हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर जो वो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं वो उनकी सोच पर आधारित होते हैं, न कि सर हमारी, और वो सभी सोसाइटी के लिए समान नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में सर कभी कभी क्या होता है सर, जैसे कि अभी श्रीलंका के लिए सर हैप्पीनेस रिपोर्ट जो उनकी थी वो हमसे अच्छी सिचुएशन में थे। पाकिस्तान के लिए जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई वो हमसे अच्छी सिचुएशन थी। तो उनके जो मानक थे वो सर फिक्स नहीं है, तो उनको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए सर। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इतना अच्छा कर रहे हैं, 63 रैंक पे है, लेकिन उस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो सर वो क्राइटेरिया को एकमात्र मानक नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, एक मानक माना जाना चाहिए, और जो उसमें जो कमियाँ बताई गई हैं उन कमियों पर अवश्य काम करने की ज़रूरत है सर। ओके, संजय सर। अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, आप देख रहे हैं। जी सर। तो इस क्राइसिस के भारत के विदेश व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर यूक्रेन और जो रसिया के बीच में क्राइसिस चल रहा है उससे सर भारत का जो आयात मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो अगर हम देखें सर, तो वो कहीं ना कहीं हम पर दुष्प्रभाव पड़ेगा सर उसका दीर्घकालीन। क्योंकि सर जो अमेरिका और रूस इन दोनों के बीच में जो राइवलरी चल रही है उसमें किसी एक का चयन, जो कि वो कह रहे हैं लगातार हम पर दबाव डाल रहे हैं सर, उसमें किसी एक के चयन की बात चल रही है।
तो सर उससे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सर कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। दूसरी बात सर अगर हम करें कि गेहूं की बात करते हैं सर, गेहूं की बात करते हैं, वो यूक्रेन बहुत अधिक प्रोड्यूस करता है और रसिया प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सर उनके आयात पर भी प्रभाव पड़ेगा। निर्यात में जरूर भारत के लिए एक अवसर होगा सर ये, जैसे हमने अभी सर श्रीलंका उसके ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो उसकी वजह से हमारी कुछ हमें सकारात्मक परिणाम सर निर्यात के क्षेत्र में अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही चूँकि भारत उत्पादकता के मामले में गेहूँ और चावल के उत्पादकता के मामले में काफ़ी आगे है सर, तो उसके निर्यात पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब गेहूं के निर्यात में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हैं तो थोड़ा सा साइंस से आए, क्या कोई चिप के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? जो चिप यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? सर जो चिप जो सर आयातित कर रहे हैं वो मेनली चाइना से, और उसके साथ साथ सर हम ताइवान और साउथ कोरिया से आयातित कर रहे हैं सर, मेनली जो चिप आयातित कर रहे हैं। आप श्योर हैं? सॉरी सर। चलिए, अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो हाइड्रोजन गैस से चालित कार लेकर के संसद पहुंचे थे। ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि उनका एक संदेश देने का माध्यम था। तो ग्रीन हाइड्रोजन जिसके ऊपर भारत सरकार बहुत ज़्यादा बल प्रदान कर रही है, क्या होता है ये? आखिर ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? क्यों अचानक से भारत सरकार जो है इसके ऊपर अपनी नीतियों को कंसंट्रेट कर रही है? सर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही निकलता है। और सर जो ग्रीन हाइड्रोजन फिर जो इससे चालित जो व्हीकल्स हैं वो ऑक्सीजन लेकर के फिर ऊर्जा का निर्माण करती हैं और फिर इससे H2O का उत्सर्जन होता है। तो इससे सर वातावरण जो हमारा होता है वो प्रदूषित नहीं होता है। साथ ही जो सर एफिशिएंसी है कार की है या जो अदर व्हीकल्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वर्तमान समय में जैसे हम जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं तो इसलिए सर इस पर अधिक से अधिक फोकस किया जा रहा है। अभी देखिए, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए। उन चुनाव के दौरान जो क्या कहते हैं ओपिनियन पोल आया, ठीक है, उसको लेकर के विभिन्न दलों ने अलग अलग अपनी तरीके से उसको डिफाइन किया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में जिस प्रकार से एग्जिट पोल को संसद ने प्रतिबंधित कर दिया, उस प्रकार से ये ओपिनियन पोल्स जो हैं इसको भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए? सर ओपिनियन पोल को प्रतिबंधित करना एक तरीके से कोई उससे सर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग किन मुद्दों पर चुनाव दे रहे हैं, ये हमें पता चलना चाहिए। ये उन राजनेताओं को भी पता चलना चाहिए जो चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो उन्हें यह पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फिर पत्र बनाते हैं किस तरीके से, और किस तरीके से जनता की जो समस्याएं हैं सर, वास्तविक समस्याएं, ज़मीनी जो मुद्दे हैं वो इसके माध्यम से पहुँचते हैं। तो ये एक सही माध्यम है सर। मतलब इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, तो क्या इस पर रेगुलेशन लाना चाहिए? सर इस पर रेगुलेशन लाना भी उचित नहीं होगा कि हाँ सर, क्योंकि जनता पर इससे दबाव नहीं डाला जाता कि जनता चाहती है वो मीडिया के थ्रू बताती है और फिर मीडिया उसको फिर उस सबके सामने लाती है सर। अभी आपने मीडिया की बात करी। आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो न्यूज़ को बहुत सनसनीखेज तरीके से अपने दर्शकों के सामने रखती है, ठीक है, और उसके अपने वर्ग भी होते हैं। तो क्या इस डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया अपनी महत्ता खोलती जा रही है? सर प्रिंट मीडिया का अभी भी उतना ही महत्व है जितना पहले था। हालांकि डिजिटल मीडिया ने अपनी एक जगह बनाई हुई है सर, जैसे ट्विटर है, उसके माध्यम से लोग अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। यदि किसी को रेलवे में कोई यात्रा कर रहा है, उसे कोई शिकायत होती है तो डायरेक्ट टैग कर देता है और उससे सर प्रभावी एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो हमारी प्रिंट मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं सर, उसका प्रभाव अभी बना हुआ है। अगर देखें तो उसकी बिक्री हो जाए या लोगों तक पहुंच का माध्यम हो जाए, गांव-गांव तक जो सर पेपर्स के माध्यम से ही पहुंच पाते हैं। जहां अभी भी डिजिटलाइजेशन नहीं है वहां पर पेपर के थ्रू ही सर राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समाचार सर पहुंचते हैं। तो गांव-गांव में पेपर नहीं पहुंचता, लेकिन रेडियो तो है ही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो वो भी एक साधन है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे गांव में अक्सर बुज़ुर्ग लोग जो है रेडियो पे समाचार सुना करते थे। उस समय BBC लंदन की ब्रॉडकास्टिंग आती थी हिंदी सेवा की, तो गांव में तो वो चलता ही है। सर दोनों का ही बराबर महत्व है सर, रेडियो का भी महत्व है और न्यूज़पेपर का भी महत्व है। क्योंकि कैसे, मतलब न्यूज़पेपर का महत्व किन किन दृष्टिकोणों में आपको लगता है कि इस डिजिटल एरा में न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है रेदर देन अदर
सोर्सेज? सर न्यूज़पेपर सर जो लोकल न्यूज़ होते हैं, जैसे रेडियो होता है सर, वो नेशनल न्यूज़ या जो स्टेट के न्यूज़ होते हैं उसको छापते हैं सर। लेकिन जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर जो होते हैं सर, वो लोकल न्यूज़ जो होते हैं आसपास के गांव के, वहाँ के भी खबर उससे पता चल पाता है सर। आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ा ना मिर्ज़ापुर। तो अगर हम उसके बाद आपकी शिक्षा उत्तराखंड NIT में हुई, तो अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना करें उत्तराखंड से, तो उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि और समाज दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? सर समानताएं अगर मैं बताऊं सर, पूर्वांचल में और उत्तराखंड के जो जिस क्षेत्र में मैं रहा सर, श्रीनगर गढ़वाल में, एक समानता ये है सर कि प्रवास, दोनों ही क्षेत्रों से प्रवास व्यापक मात्रा में होती है। युवाओं का प्रवास जो होता है अन्य क्षेत्रों में, जैसे सर गाजियाबाद या अदर जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे व्यापक प्रवास देखने को मिलता है सर। और सर अगर असमानता बताऊं सर, तो वहाँ पे क्राइम रेट की सर, एक क्राइम रेट जो पूर्वांचल में है सर, वो तुलनात्मक रूप से अधिक है, जबकि वहाँ पर सर काफ़ी ज़्यादा शांति है। अच्छा, अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं, अर्थव्यवस्था और कृषि, तो उत्तराखंड जहाँ आप थे और पूर्वी यूपी, दोनों में अंतर क्या है? इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था और कृषि। सर कृषि का जो पैटर्न है सर, वो दोनों क्षेत्रों में अलग है सर। वहाँ पर ट्रेंच फार्मिंग की जाती है सर, वेदिका कृषि की जाती है उत्तराखंड में, जबकि यहाँ पर सर प्लेन कृषि की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर सर पशुपालन, हमारे मतलब पूर्वांचल में सर पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है, तुलनात्मक रूप से वहाँ पर पशुपालन को कम महत्व दिया जाता है सर। अगर और इकोनॉमी के अन्य क्षेत्र को देखें तो सेवा क्षेत्र पूर्वी यूपी में ज़्यादा या आपके उत्तराखंड क्षेत्र में जहाँ पे आप थे, श्रीनगर और पौड़ी पड़ा ना? ठीक है सर, सेवा क्षेत्र में लगभग सिमिलरिटीज़ ही हैं। अच्छा सर, क्योंकि सर वहाँ पे सर हिली एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर का इतना ज़्यादा अभी विकास नहीं हो पाया है, और वही सर स्थिति लगभग पूर्वांचल की भी बनी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग की अभी सबसे बड़ी कुछ भारतीय कंपनियों का परिचय कराएं जो अभी मेजर वर्क करती है सिविल इंजीनियरिंग की। सर एक लार्सन एंड टर्बो है अभी, और सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा, ये लार्सन टर्बो जो है ये किसी विदेशी, ये आज इंडियन ओन्ड है या फॉरेन ओन्ड है? अभी ये L&T सर इंडियन ओन्ड ही है। इंडियन ओन्ड है। अच्छा, अगर हम रोड, रेल और एयरवेज को कंपेयर करें तो भारत को खासकर अगर रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी देने के लिए किसको वरीयता देनी चाहिए? रोडवेज को, रेलवेज को या एयरवेज को रिमोट एरिया के लिए? सर रिमोट एरिया में रोडवेज सबसे अधिक कारगर भूमिका भी निभा रहा है सर, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, या पहाड़ी क्षेत्रों या मरुस्थलीय क्षेत्रों को, सर रेलवे का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया है, और उतना सर अभी फिजिबल भी नहीं है। एयरवेज सर अगर हम बात करें तो एयरवेज का अगर वहाँ पे विकास कर दिया जाता है तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो वियर करने की कैपेसिटी भी तुलनात्मक रूप से कम है। अच्छा, इंडो US न्यूक्लियर डील हुआ, देन आपका सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट आया, बाकी चीज़ आया, लेकिन नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी भी आप देखिए तो टोटल एनर्जी आउटपुट का 2% ही न्यूक्लियर से आ रहा है। इसमें हम और ज़्यादा प्रगति क्यों नहीं कर पाए? सर जो नाभिकीय तकनीक है, या नाभिकीय जो न्यूक्लियर फ्यूल मिलता है सर, उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे सर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनना आवश्यक है। भारत अभी NSG का मेंबर नहीं है सर, इसलिए ये समझौते करने में थोड़ी मुश्किल होती है हमें। और इसके साथ साथ सर अगर देखा जाए तो नाभिकीय हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल भी नहीं है। अच्छा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ही जाके देखें तो यूरोप में फ्रांस और जर्मनी 2 धड़े पे खड़े हैं। फ्रांस कहता है कि हम एटॉमिक एनर्जी का एक्सपेंशन करेंगे, जर्मनी कहता है कि हम अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करेंगे। इस पे लेके EU के अंदर विवाद भी हुआ है, इसको लेकर के EU के अंदर विवाद भी हो। तो आप इस यूरोपियन यूनियन के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है ऊर्जा को, वो कहाँ आप देखते हैं, कहाँ पर जाके स्टेबलाइज करेगा? कोई जरूरी नहीं कि आपकी बात सही हो, बट आप कहाँ पर देखते हैं वो? सर जो उनके बीच में द्वंद्व होगा, क्योंकि सर यूरोपियन यूनियन एक ऐसा कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है जिन्होंने सर नवीकरणीय ऊर्जा पर डिपेंडेंसी के लिए घोषणा कर दिया है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा पर डिपेंडेंसी करना है, और 2050 आते आते हमें कार्बन नेट न्यूट्रलिटी की ओर जाना है। तो वो सर अपने अपने तरीके से बट परमाणु ऊर्जा भी तो आप कह सकते हैं कि ग्रीन है, नवकरणीय नहीं है लेकिन ग्रीन तो है।
जी सर, ग्रीन है सर, लेकिन उसके कुछ सर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं सर, जैसे चेरनोबिल में जो घटना हुई थी या फुकुशिमा में जो घटना हुई थी, और इसकी वजह से सर जो हम रिएक्टर बनाते हैं सर, वहाँ पे जो जिस जगह बनाते हैं वहाँ पे सर पुनर्वास की भी समस्या होती है। तो सर हम लोग जब कंस्ट्रक्शन साइट्स देखते हैं तो जिस समय वहाँ पर काम हो रहा होता है उसको हम लोग ग्रीन कर्टन से कवर कर देते हैं। क्यों ग्रीन कर्टन से ही कवर करते हैं? आप सिविल इंजीनियर हैं, मैं जानना चाहता हूँ। उसको ब्लैक से भी कर सकते थे और अदर कलर से, रेड से भी उसको कवर कर सकते थे, ग्रीन से ही क्यों कवर करते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता है। नहीं, कवर तो करते हुए देखा होगा ना? जी सर, देखा है। क्यों ऐसा? अभी आपको बेसिक चीज़ है कि क्यों कर्टन से उसको कवर करते हैं? सर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता होगा। नहीं तो रेड से भी कवर कर सकते थे, लेकिन हमने मैक्सिमम देखा है, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने सोचा पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा, टीवी पर हम लोग विज्ञापन देखते हैं तो टीएमटी सरिया आती है, आजकल बहुत आ रही है टीएमटी। तो टीएमटी सरिया क्या होता है? सॉरी सर। ओके। अच्छा, कभी गाड़ी में तेल भरवाया, पेट्रोल वगैरह? जी सर। तो हम देखते हैं पानी की जो टंकी होती है, जो पानी स्टोरेज करते हैं, तो उसकी टंकी हम लोग ज़मीन से ऊपर बनाते हैं। जी सर। और जो हमारे पेट्रोल वगैरह की जो टंकी होती है उसके स्टोरेज के लिए उसको हम ज़मीन के नीचे बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सर पेट्रोल की जो टंकी सर उत्सर्जन की वजह से, कि उत्सर्जन की प्रोबेबिलिटी ना हो जाए, और सर ऑक्सीजन का अमाउंट अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी वजह से जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं सर, उसके लिए ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। अच्छा, और कोई रीज़न? ठोस बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है सर। अभी हाल ही में रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए एक नए मटेरियल को यूज़ किया गया, स्टील को। यस सर। तो इस जो स्टील रोड बनाया जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कहाँ तैयार हुआ है अभी इंडिया में हाल ही में? सर स्टील रोड सर, इससे सर एक तो रोड की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही में सर जो कंक्रीट की बेसिस, अगर कंक्रीट से अगर हम इसकी तुलना करें, क्योंकि पहले कंक्रीट यूज़ किया जाता रहा है, तो कंक्रीट की तुलना में सर इसका डक्टिलिटी भी अधिक है, तो इसके लिए सर इसका यूज़ किया जा रहा है। और सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ सर, गेस कर सकता हूँ कहाँ पे सर, अटल टनल में। अटल टनल में? अच्छा, सेंट्रल रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR ने मिलकर ये काम किया है, तो ये कहाँ किया है, कुछ आइडिया है आपको एग्जैक्ट? सॉरी सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सिविल इंजीनियरिंग से। जितने भी हम लोग वाटर स्टोरेज सिस्टम देखते हैं तो दो तरीके के हैं, या तो तालाब हैं या तो कुएं हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कुएं हम देखते हैं वो गोल शेप में होते हैं और तालाब स्क्वायर या रेक्टेंगल में होते हैं। ऐसा क्यों बनाया जाता है? सर तालाब की जो खुदाई होती है सर, वो मैनुअल होती है। कुएं की भी खुदाई पहले मैनुअल ही होती थी, कोई मशीन थोड़ी थी जेसीबी उस समय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में है। आप नक्सलवाद की बात कर रहे थे। सपोज दैट आपके बच्चे को, आपकी पोस्टिंग जो है नक्सलाइट बेल्ट में है, ठीक है ना, और आप डीएम हैं, आपके बच्चे को नक्सली उठा ले गए और आपके घर में लाल सलाम भेज दिया कि आप अपने नौकरी से रिजाइन कर दीजिए तो आपके बच्चे को छोड़ देंगे। जी सर। ठीक है, आपकी वाइफ कह रही है कि भैया जल्दी से रिजाइन करो ताकि हमारा बच्चा सही सलामत घर पे आ जाए, जी सर। और आपके सीनियर कह रहे हैं कि पुलिस एक्शन लो ताकि उन नक्सलियों को अरेस्ट किया जा सके, जबकि नक्सलियों ने आपको वार्निंग दी कि पुलिस एक्शन लिया तो आपका बच्चा सही सलामत घर पे नहीं पहुंचेगा। क्या करेंगे आप? सर इसमें व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच में द्वंद्व है। इसमें मैं सर एक संतुलित अप्रोच लेकर चलूँगा कि उनको, जो नक्सली हैं सर, उन्हें ये बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि बच्चे को छोड़ दें, और उसके बाद सर पुलिस कार्रवाई भी अगर इतनी समझदारी होती तो नक्सलवाद इंडिया में होता ही नहीं। समझाने से अगर वो समझ जाते तो नक्सलवाद कभी खत्म हो गया होता। सर मैं उनसे, जो उनके लीडर्स होंगे, उनसे एक संवाद स्थापित करूंगा कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। उनकी डिमांड बताया ना कि आप नौकरी से रिजाइन कर दीजिए। उनको आपसे चिढ़ है कि आप डीएम बड़े सख्त हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से, आपके बच्चों को हम सही सलामत आपके घर पहुँचा देंगे। सर उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे। बस वो चाहते हैं कि आप जो सख्त अधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ हार्ड एक्शन ले रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, आप रिजाइन दे देंगे तो। जी सर, तो सर यहाँ पे मैं रिज़ाइन तो नहीं दूंगा किसी भी, क्योंकि सर अगर मैं रिज़ाइन दे दूंगा तो ये एक टेंडेंसी बन जाएगी,
गलत तरीके से वर्क कल्चर सेट हो जाएगा मेरी उसमें, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं, उनके लिए गलत कल्चर सेट हो जाएगा, तो रिज़ाइन तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा सर वहाँ पे। हाँ, एक सर हाइप बनाया जा सकता है वहाँ पे मीडिया के थ्रू कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, और उसके थ्रू सर मैं उन तक, क्योंकि मीडिया के थ्रू उन तक पहुँचा जा सकता है, NGOs के थ्रू उन तक पहुँचा जा सकता है, एक हाइप बनाया जा सकता है, एक न्यूज़ फैलाई जा सकती है कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, और उसके पश्चात सर मैं प्रोसीड करूँगा कि बच्चे को छोड़ दिया जाए, और उसके अकॉर्डिंग मैं सर काम करूँगा। अच्छा, हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जी सर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, और साथ ही सर साहित्य के इतिहास लेखन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, और उनके बेसिस पे ये माना जाता है कि जो इतिहास लेखन था वो शुक्लोत्तर पूर्व, शुक्लोत्तर युग और शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर युग का इतिहास माना जाता है सर। अच्छा, वो आलोचना करते थे, ठीक है ना, आलोचनाकार थे। तो समीक्षा, आलोचना और मूल्यांकन में क्या अंतर है? हम किसी चीज़ की, आप मान लीजिए आप DM हैं, आप समीक्षा बैठक बुलाइए, किसी व्यक्ति कार्यों का मूल्यांकन करिए, किसी की आलोचना करिए, तो क्या करेंगे उसमें? सर आलोचना में हम सर सकारात्मक नकारात्मक सभी पक्षों को उस सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं, और सर मूल्यांकन जो होता है वो सर रिज़ल्ट बेस्ड होता है कि रिज़ल्ट कैसा रहा उसके बेसिस पर देखते हैं सर। और समीक्षा में सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। लास्ट क्वेश्चन, आपका उसमें हॉबी देख रहे थे हम, डायरी राइटिंग और बैडमिंटन प्लेइंग और लोकल रूरल गेम्स, तो क्या खेलते हैं ये लोकल वाला गेम्स? कुछ खेलते हैं, कौन सा? गुल्ली डंडा? नहीं सर, लोकल में गुल्ली डंडा भी है सर, इसके साथ साथ और भी गेम है सर, जैसे पिट्टो। गुल्ली डंडा एक कहानी भी है? जी सर, प्रेमचंद की एक कहानी है सर। क्या उसकी थीम है? सर उसमें जो पहले सर दो दोस्त रहते हैं बचपन में, वो गुल्ली डंडा खेलते हैं। उसमें सर कास्ट वाइज भी दिखाया गया है कि एक लोअर कास्ट के हैं, एक अपर कास्ट के। फिर जो अपर कास्ट के व्यक्ति रहते हैं सर, वो चले जाते हैं, गांव से चले जाते हैं। फिर जब वो कुछ समय बाद वापस आते हैं, जब वयस्कता में वापस आते हैं, तो उन दोनों के बीच में वैसा संबंध नहीं रह जाता सर, एक उनके बीच में सर एक गैप बन जाता है, तो उसी की पूरी कहानी है सर। क्या गुल्ली डंडा आपने खेला है? जी सर। अच्छा, तो गुल्ली डंडा के खेल से प्रशासन में क्या सीख सकते हैं? सर गुल्ली डंडा के खेल में सर प्रशासन में ये सीखा जा सकता है कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों से हमें संवाद करना है, तो उनके जो उनका कल्चर है सर, जो उससे जुड़ने के लिए सर इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर जैसे सर कोई DM जाता है किसी क्षेत्र में, उनका जो लोकल खेल है सर, जैसे गुल्ली डंडा खेलता है, उससे सर उनके फिर उसके बाद जो वो बात कहते हैं, उस बात संवाद जो होता है सर, वो प्रभावी संवाद हो पाता है, वो संवाद कर सकते हैं सर, एक जरिया बन सकता है उनसे संवाद करने का सर। हिंदी साहित्य ऑप्शनल है आपका? जी सर। कैसा लगता है पढ़ के? सर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं? जी सर। साहित्यकारों ने ऐसा लगता है कि बहुत बड़े एक मिथ्या और प्रवंचना का निर्माण करके रख दिया था। दिव्या आपके सिलेबस में है? जी सर। दिव्या में जिस भारतीय संस्कृति का परिचय कराया गया है राइटर के द्वारा, जी सर। क्या वो संस्कृति कभी एग्जिस्ट करती थी? सर दिव्या में सर कुछ बातें ऐसी हैं जिसे यशपाल जी ने अपनी मान्यताओं के आधार पर रखा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रवंचना तो यही हुआ। भारतीय संस्कृति के उपक्ष कभी रहे ही नहीं, जिसको कि उन्होंने अपनी मान्यताओं के आधार पर पेश कर दिया, और भारत का समाज या भारत के लोग, भारत का प्रबुद्ध वर्ग उसको सही मान लिया। नहीं सर, उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं सर, जैसे जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। दिव्या के विषय में जो चरित्र मूल्यांकन किया गया है, चरित्र चित्रण किया गया है कि वो तथाकथित सवर्ण और SC ST सबसे मिल सकती है। अगर वर्ण व्यवस्था वो तो रिजिड था, तो कोई कुंवारी लड़की किसी से मिल कैसे सकती है? और उसके बाद जो दिव्या के साथ होता है वो कहीं वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं सर, मैं पूरी तरीके से इस पर सहमत नहीं हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये प्रवंचना भारत के लिए लाभकारी रहा, हानिकारक रहा? सहमत है ना आप इससे? सर मैं दिव्या में सर जो वर्ण व्यवस्था है उसको दो पक्ष में देख सकते हैं सर। एक जैसे दिव्या के साथ जो उसमें जो पृथुसेन है सर, दिव्या का और पृथुसेन का फिर प्रेम होता है सर, वो जबकि वो कास्ट का डिफरेंस रहता है। यही भारतीय समाज में मान्य था पहले, जिस समय की कहानी है ये? जी सर, लेकिन सर उसमें पृथुसेन का एक स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की संभावनाओं को इसलिए खो दे कि वह किसी विशेष वर्ग में पैदा हुआ है, क्योंकि सर उसे मैं पृथुसेन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तथाकथित सवर्ण जाति की बालिका, प्रशासनिक स्तर पे दक्ष लोग, प्रभावी लोग, और वो पृथुसेन जैसे व्यक्ति से प्रेम करे जिसकी मान्यता समाज दे दे, क्या उस समय पॉसिबल था?
सर मुझे तो मुश्किल लगता है सर। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक प्रवंचना आडंबर यशपाल जी ने गढ़ के दे दिया और बाद के लोग, प्रबुद्ध लोग इसको समझते हैं सही है। नहीं सर, समाज के लिए उसमें से एक निर्देश भी है सर, जो निर्देश सर कि जैसे कि किसी मतलब इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जाए जिस तरीके से पृथुसेन के साथ भेदभाव किया गया। बाद में जो पृथुसेन ने किया वो सही था या गलत था, आप कहाँ तक सहमत हैं? सर बाद में मैं पृथुसेन ने सर बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। जो उसने दिव्या के प्रति व्यवहार किया बाद में, वो कहाँ तक सही था या उचित या अनुचित? आप तो नैतिकता और सब पढ़े होंगे। सर जो पृथुसेन का जो व्यवहार था सर, वो जो उनके पिताजी थे प्रेस, क्योंकि सर पृथुसेन फिर दिव्या से मिल नहीं पाए। जब वहाँ से युद्ध से लौट कर आए तो उसके बाद वो कभी मिल ही नहीं पाए और बाद में उनसे ये कहा गया कि दिव्या खुद स्वयं पृथुसेन ने प्रेम और अवसर में से अवसर को चयनित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। जी सर, सॉरी सर। मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं आप। मिर्ज़ापुर पे एक सीरियल बना है, जी सर। कैसा लगा आपको? सर उसमें सर मिर्ज़ापुर को कुरूप करके दिखाया गया है। ग्रुप करके दिखाया गया या मिर्ज़ापुर वैसा ही है? सर जो अपराध की जो सीमा दिखाई गई है सर, वो मुझे नहीं लगता इस तरीके से वहाँ अच्छा ठीक है, एक अपराध की सीमा थोड़ी ज़्यादा है। और सर एक सर जो रिलेशन दिखाया गया है सर, वो भी मुझे सही नहीं लगा कि इस तरीके से इलीगल जो रिलेशन दिखाया गया है वहाँ पे, वो सही लगता है सर किसी समाज, एक सभ्य समाज में इस तरीके से दिखाना, क्योंकि उससे सर मिर्ज़ापुर की जो छवि हुई है, मान लीजिए अगर वो खराब वास्तविकता में ऐसा होता हो तो? सर मुश्किल है। मैं सर स्वयं 20 सालों से मिर्ज़ापुर। ठीक है, और क्या बुरा लगा उसमें? सर भाषा सर भाषा अच्छी नहीं है, मतलब सर वैसी भाषा हमारे यहाँ प्रयोग नहीं की जाती सर। तो आप ये मानते हैं वे वेब सीरीज थी और लेकिन बहुत पॉपुलर हुई? अगर सर आपसे बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि बहुत पॉपुलैरिटी मिली इसको। जो झूठ है, जिसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन उसमें सेक्स की, उसमें हिंसा की, उसमें वल्गैरिटी की बात की जा रही है, तो उसकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ रही है। क्या ये बताना चाहता है? क्योंकि भाई आप ये भी जानते हैं साहित्य और चलचित्र समाज का दर्पण है, एक तरफ ये कहा जाता है, और अगर एक्सेप्टेंस है तो कहीं ना कहीं समाज उसे स्वीकार रहा है, तभी तो इतनी पॉपुलर हुई। सर जो आज की युवा पीढ़ी है उसे हम देखें सर, जो मिर्ज़ापुर सीरीज़ देख रही है, जो सर ऐसे सीरीज़ आ रहे हैं जो क्रिमिनल बेसिस पे हैं, उसको इतना महत्व दिया जा रहा है, तो ये सर उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से जो लोग सोच रहे हैं, वो मनोरंजन की चाह में सर उसको देख रहे हैं। लेकिन उससे सर उस स्थल की जो मिर्ज़ापुर के जो उनकी जो खूबसूरती थी सर, जो विंध्याचल नगरी कहते हैं उसको। आप तो डायरी लिखते हैं, जी सर। अवेयर हैं, जी सर। प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, आपने इसके लिए कुछ अपनी आवाज़ उठाई कि मिर्ज़ापुर का जो आपने चित्रीकरण किया है वो बहुत बेकार है और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे ज़िले, हमारी विरासत का अपमान है? इसके लिए कुछ किया आपने? सर इसके लिए मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया सर, लेकिन मैं जैसे जब ये सीरीज़ आई थी तो मुझे सर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा होता तो नहीं था पहले। तो फिर मैंने अपने घर वालों से बात की, चूँकि सर पापा इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है तो उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन फिर चाचा से बात हुई, मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या ऐसा मतलब मिर्ज़ापुर में होता था, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है। फिर उसके बाद सर जो वहाँ के सांसद हैं, माननीय सांसद हैं इस समय अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने इसके बारे में कंप्लेन दर्ज कराई थी सर कि इस तरीके से मिर्ज़ापुर को चित्रित नहीं किया। लास्ट 2 क्वेश्चन। आपके चीफ मिनिस्टर साहब बुलडोजर का प्रयोग कर रहे हैं और अपराधी, चूंकि एक न्याय प्रक्रिया का अपना सिस्टम होता है और ये अचानक बहुत तेज़ी से और पॉपुलराइज भी हुआ, इवन चुनाव में भी बहुत इसको प्रमोट किया गया। जब हम भारतीय दंड संहिता को देखते हैं, भारत की पूरी व्यवस्था को देखते हैं, तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं, रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर का चलन है और उसकी पॉपुलैरिटी है, ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया के साथ है या ये थोड़ा हमारी उस चीज़ को मलिन कर रही है? सर बुलडोजर की जो उपयोग है वर्तमान समय में एक हद तक सर उचित है, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है सर, और जो वहाँ पे बाहुबली हैं या जो माफिया हैं सर, उनके द्वारा जबरन कब्जा करके जो निर्माण किए गए हैं अवैध तरीके से, उसको सर गिराया जाना चाहिए। लेकिन सर बुलडोजर का इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो रेहड़ी पर लगाने वाले मजदूर हैं, जो दुकान लगा रहे हैं, जिनकी जीवनचर्या उस पर निर्भर है, उसको सर मैं मानता हूं कि वहां पर बुलडोजर का प्रयोग उचित नहीं है। और ऐसा उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वर्तमान समय में, उन्होंने आज कल स्टेटमेंट भी ये दिया है कि जो बुलडोजर, जो आपने बोला है वही बात उन्होंने कहा है। अच्छा ये बताइए कि भारत सरकार की कोई ऐसी योजना या नीति जो बनी हो और पूरी तरह सफल, काफ़ी हद तक सफल हो, वो जनता तक पहुंची हो, और दूसरी एक ऐसी योजना या नीति बताइए
जो आपको लगता है बनी हो लेकिन वो असफल हो गई हो क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ना पाई हो? किसका चयन करेंगे आप? सर जो योजना लोगों तक पहुंची है उसमें सर मैं पीडीएस को महत्व दूंगा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भली भांति लोगों तक पहुंच पाई है। और सर जो योजना नहीं पहुंच पाई है, मतलब सर सफल नहीं हो, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है, उसे मैं सर स्टार्टअप इंडिया को मानता हूं कि उस तरीके से सफल नहीं हो पाई है जिस तरीके से कल्पना की गई थी इसकी। आप सिविल इंजीनियर भी हैं और गिव अप की बात आई थी, जॉब सीकर से जॉब गिवर बनी आई थी। कैसे बढ़ावा दिया जाए स्टार्टअप को? मान लीजिए आप एक ऐसे ज़िले में डीएम हैं जहां युवाओं की आबादी है, स्कूल कॉलेज भी ठीक हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और उसको लेकर, और आप एक सिविल इंजीनियर भी हैं और डीएम बन चुके हैं, अब कैसे स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे? सर पहली बात तो सर स्टार्टअप के बारे में वहाँ पर लोगों को पता होना चाहिए। जो युवा हैं उनको सर विभिन्न माध्यमों से, मैं पहले तो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। दूसरी बात यह सर कि उनको स्किल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात सर मुद्रा के माध्यम से उन्हें लोन ईजिली, जो बैंक हैं वो ईजिली लोन अवेलेबल कराएं। और सर चौथी बात ये कि एक कमेटी वहाँ पे बननी चाहिए उस जिले में। जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप सुने आपने? जी सर। 3 भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप के नाम बताइए जो बेहतर कर रहे हो। सर मैं एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, फाल्गुनी नायर की है सर, नायका। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। मान लीजिए कुछ ऐसा होता है आपके साथ, आपकी इस जो जीवन शैली है, आपकी जो आराधना है, आपकी ईमानदारी, उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो एक कहते हैं आशीर्वाद, एक मांगो, जो मांगोगे मिलेगा, एनीथिंग। भस्मासुर टाइप का भी आशीर्वाद मांग सकते हो और वो कोई भी बदलाव ला सकता है, वो वरदान। तो क्या मांगोगे ईश्वर से? सर मैं ईश्वर से यही मांगूंगा कि इस तरीके के जो वरदान हैं, जो इस तरीके की मान्यताएं हैं, ये जो हमारे युवाओं में फैली हुई हैं कि इस तरीके की मान्यताएं हैं कि कुछ मतलब कर्म से ही सब कुछ होता है सर, तो मैं ईश्वर से यही मांगूंगा कि इस तरीके की भ्रांतियां समाज से दूर हो जाएं कि कुछ मांगने से होता है, स्वयं लोगों को कर्म करना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही वो बदलाव ला सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।